नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। क्या देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है? क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देहरादून में शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 20 एकड़ कृषि भूमि बेचने का मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कोई और नहीं, मौलाना महमूद मदनी हैं। आरोप है कि मदनी ने तमाम सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ट्रस्ट की 20 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को सौंप दी और फिर उस जमीन की प्लॉटिंग करते हुए मुस्लिम बस्ती बसाने की साजिश होने लगी, वो भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए। आखिर कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े मौलाना, मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती डॉक्टर महमूद असद मदनी, जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है। इतना ही नहीं, महमूद मदनी मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव भी हैं। लेकिन अब महमूद मदनी पर लैंड जिहाद के आरोप लग रहे हैं। आरोप यह भी है कि लैंड जिहाद के जरिए मौलाना मदनी उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे थे। साल 2004 में नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और किसी से भी ये छिपा नहीं है कि डॉक्टर महमूद असद मदनी उनके कितने करीबी थे। डॉक्टर महमूद असद मदनी इसी जगह पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे, देवबंद की तरह एक बड़ा शिक्षण संस्थान जिसमें केवल मुस्लिमों के लिए शिक्षा होगी, ये खोलने की उनकी प्लानिंग थी। और तत्कालीन सरकार ने लगभग एक सहमति उनको दे दी थी और उसके बाद शुरू होता है जमीनों के अधिग्रहण का काम शुरू, या यूं कहूं कि लैंड बैंक जमा करने का काम। तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने मौलाना मदनी के शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को करीब 20 एकड़ जमीन औने पौने दाम में दे दी। इस जमीन पर इस्लामिक संस्था बनाई जानी थी, लेकिन IMA यानी कि भारतीय सैन्य एकेडमी ने आपत्ति दर्ज करा दी। लिहाजा मौलाना मदनी का देवभूमि उत्तराखंड में इस्लामिक संस्था यानी कि मदरसा बनाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। हाईकोर्ट में भी मामला जाता है, IMA की ओर से भी पक्ष रखा जाता है, तमाम पक्ष आते हैं कि आखिरकार इस जगह पर शिक्षण संस्थान नहीं खुल सकता और इसकी अनुमति बाद में नहीं दी गई। लेकिन अभी भी ये जमीन यहाँ पर नजर आ रही है। आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शिकायत है कि इस पूरे क्षेत्र में वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को, विशेष समुदाय को जमीनें बेची गई हैं। हिंदुओं से जमीन खरीदकर मौलाना मदनी के ट्रस्ट को जमीन दी गई, लेकिन लैंड जिहाद और डेमोग्राफी बदलने का असली खेल शुरू होता है साल 2022 में। महमूद मदनी के ट्रस्ट ने रईस अहमद को पावर ऑफ अटॉर्नी दी। सबसे पहले रईस अहमद ने ट्रस्ट की जमीन पर प्लॉटिंग की और इसके बाद जमीन मुस्लिम समुदाय को बेचनी शुरू कर दी। मुस्लिम बस्ती बसाने के लिए सड़क और बिजली के खंभे लगाए गए। रईस अहमद जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है इस पूरी जमीन की और इस ट्रस्ट के जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं, वो जमीन बेचते हैं आसिफ मोहम्मद इरशाद को, सन ऑफ मोहम्मद इरशाद को जमीन बेचते हैं। आगे भी कुछ जमीनें बेची गई। यहाँ बेची गई रईस अहमद के द्वारा ताहिर हसन को, फिर जमीन बेची गई रईस अहमद के द्वारा अमजद अली को। इसके अलावा आप देखिए रईस अहमद फिर जमीन बेचते हैं मोहम्मद तारिक को, फिर रईस अहमद जमीन बेचते हैं साहिल अहमद को। और ये सारी जमीनें 2022 के बाद, 23 के बाद, 24 के बाद बेची गई हैं। दरअसल मौलाना मदनी पर लैंड जिहाद और उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि दस्तावेजों में जिन मुसलमानों को योजनाबद्ध तरीके से जमीनें बेची गई, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम बाहरी राज्यों से हैं। और सबसे अहम बात ये कि साल 2016 में राजस्व विभाग के सचिव ने एक आदेश भी जारी किया जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये एक कृषि भूमि है जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके मौलाना मदनी के ट्रस्ट ने तमाम कायदे कानून की अनदेखी की। इस पूरे क्षेत्र में जब बड़े पैमाने पर जमीनें बेचना शुरू किया एजुकेशनल ट्रस्ट ने, जो शेखुल हिंद एजुकेशनल ट्रस्ट है, तो उसके बाद MDDA ने भी एक कार्रवाई की और यहाँ पर प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा एक MDDA ने बोर्ड लगाया कि अगर आप यहाँ किसी तरह का प्लॉट लेते हैं तो उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और यही बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिरकार जब एजुकेशनल ट्रस्ट को ज़मीन दी गई तो उसके बाद अब व्यावसायिक यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, या ट्रस्ट को जो करोड़ों रुपया आएगा ये कहाँ खर्च होगा। बार बार सवाल उठते हैं, कई सारे सवाल उठते हैं कि इस तरह के जो ट्रस्ट हैं और उनकी गतिविधियों पर सवाल उठते हैं।
इस मामले के खुलासे के बाद मदनी पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी सख्त जांच के आदेश दिए हैं। ये जो बहुत बड़ा लैंड जिहाद करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं महमूद मदनी, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या बेस पे इन्होंने जमीन खरीदी थी, क्या पर्पस था, और वो पर्पस से हटकर यहाँ कमर्शियल के रूप में जमीन बेच रहे हैं। इसके सीरियसली इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी ज़मीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब मौलाना मदनी के शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है। जिस जगह जमीन मौजूद है वहां पर बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि धामी सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार के संज्ञान में दरअसल ये पूरी साजिश है, ये पूरी कवायद है और अब पूरे मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले को किस तौर पर कौन कौन से दल और कौन कौन से लोग देख रहे हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ सुरेश जोशी मौजूद हैं, समून काश्मीर अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी देहरादून से मौजूद हैं। सुरेंद्र, अब तो ये पूरा मामला शीशे की तरह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब बारी है कार्रवाई की। कार्रवाई क्या हो सकती है और जांच का दायरा क्या है और आगे की कार्रवाई क्या होगी, जल्दी से सुरेंद्र बता दीजिए। देखिए बिल्कुल कुंदन, ये पूरा मामला जिस तरीके से आप समझ चुके हैं, जो रिपोर्ट है वो बताती है कि किस तरह से शिक्षण संस्थान बनना था और कमर्शियल यूज़ अब उसका हो रहा है और ज़मीनें बेची जा रही हैं। दूसरी बड़ी बात, डेमोग्राफिक चेंज किस तरह से हो रहा है ये भी इसमें दिखता है। कार्रवाई की आपने बात की, देखिए इसमें कार्रवाई हो सकती है। जिला प्रशासन की ओर से ये सूत्र बता रहे हैं कि डीएम ने इस पूरे मामले पर जाँच बैठाई है। सबसे पहले जो भी इससे संबंधित लोग होंगे, यानी इस ज़मीन का मालिकाना हक जिन लोगों के पास है, उनको नोटिस भेजे जाएंगे, उनसे उनके जवाब मांगे जाएंगे। क्योंकि तत्कालीन अपर सचिव राजस्व जेपी जोशी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए ये लिखा था कि जमीन आप बेच सकते हैं, इसके आदेश हैं, लेकिन आप इसका लैंड यूज चेंज नहीं करेंगे। कृषि भूमि है तो कृषि भूमि रहेगी। और दूसरा, आप जो भी जमीन बेचेंगे उसका जो पैसा होगा उसका प्रयोग आप उसी तहत करेंगे जिस तहत आप यहाँ पर शिक्षण संस्थान या अन्य चीज़ें खोलना चाह रहे थे। तो ये सीधे सीधे शासन के पत्र में लिखा है। इसी को आधार बनाते हुए सबसे पहले नोटिस भेजे जाएंगे, उनसे पक्ष मांगा जाएगा और अगर इसमें पक्ष नहीं होगा, एक लंबी प्रक्रिया इसमें चलती है, तो ये भी हो सकता है कि ये जमीन सरकार में नहीं तो, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। फिलहाल सबसे पहले नोटिस भेजकर इनका जवाब मांगा जाएगा। बिल्कुल जवाब मांगा जाएगा और कार्रवाई की उम्मीद है। सुरेश जोशी साहब बताइए कि दरअसल अब ये मामला तो सामने आ चुका है, क्या साजिश दिखाई देती है? क्या डेमोग्राफिक चेंज वाली साजिश आपको दिखाई देती है या फिर इसके पीछे कुछ और साजिश भी है छुपी हुई? सरकार के लेकिन दोषी जी फिर से आप अपनी बात दोहराइएगा प्लीज। मैं माफी के साथ आपको कह रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज शुरुआत में नहीं आई थी। सुरेश जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो जमीन सरकार ने किसी ट्रस्ट को दी है, वो उसका जो उद्देश्य और उसका जो ध्येय था वो ये था कि भाई आप एजुकेशनल जो आपका सिस्टम है या एजुकेशनल चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आपको जमीन दी गई थी जी। लेकिन ये शुरू से ही ऐसा लगता है कि भाई एक तो इसमें नियत लोगों की साफ नहीं थी, मतलब जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने दी थी, या सरकार को भी पहले से हो सकता है कि ऑफ द रिकॉर्ड ये चीजें सारी जानकारी में होंगी कि भाई हम किस उद्देश्य के लिए जमीन दे रहे हैं, उसके कागज किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, पेपर्स का वर्क किस तरह से हो रहा है और उसका पीछे का जो छुपा एजेंडा है वो क्या है। ये तो एक विषय तो ये है, क्योंकि जब 2004 में आपको किसी उद्देश्य के लिए जमीन दी गई तो आखिरकार वो उद्देश्य जिसके लिए आपको जमीन दी गई थी ट्रस्ट को, तो
वो ट्रस्ट ने वो काम शुरू क्यों नहीं किया? पहला विषय तो ये आता है। दूसरा विषय ये आता है कि भाई वो जो इंडियन आर्मी है उसके बगल में, इंडियन आर्मी से सटा हुआ इलाका है ये, उसी सटे हुए जगह पर जमीन देने का क्या प्रोविजन था, क्यों जमीन दी गई? ये भी एक शंका का विषय है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन तो जो है इंडियन आर्मी के द्वारा भी उस जगह के लिए किया गया। बिल्कुल। अब तीसरी बात फिर ये आती है कि जब ये विषय जो उनकी जो भी मंशा थी उस जमीन को बेचने की थी, खुर्द-बुर्द करने की थी, या वहां पर कोई और एक्टिविटीज करने की थी, तो ये जब मामला बहुत संगीन हुआ तो ये मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई आप जमीन तो सकते हैं, लेकिन जमीन आप एग्रीकल्चर जो आपका लैंड यूज है उसी के तहत होगा, और उस जमीन को अगर आप बेचोगे भी, उसका जो पैसा है वो एजुकेशनल ट्रस्ट में, एजुकेशनल सोसाइटी में जिसके लिए भी आपको प्रयोग करना है वो प्रयोग आप करोगे। लेकिन ये इतनी सारी अनियमितताएं हैं कि ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये सब विषय आएंगे। लेकिन जो शंका है, भाई हम बार बार जिस बात को कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यहाँ पर देवभूमि के स्वरूप को तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर जो है कि एक तुष्टीकरण की नीति को अपनाया जा रहा है, ये इसीलिए हम लोग कहते हैं। आपको ध्यान होगा इसी क्षेत्र में 2022 में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आई थी, हम जोर देकर के कह रहे थे कि भाई आखिर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विषय क्यों आया, इसको कहने वाले कौन लोग हैं और कौन लोग सत्ता में आकर के इन चीजों को करना चाहते हैं, ये विषय भी हमने इसीलिए उठाया था। और आज भी अगर प्रदेश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो लोगों की किरकिरी क्यों बने हुए हैं? वो इसीलिए किरकिरी बने हुए हैं, वो चाहते हैं कि भाई देवभूमि के स्वरूप को मैं मेंटेन रखूं। अगर सेना किसी विषय को कह रही है तो मैं उस विषय को समझूं। ये ऐसे प्रकरण है कि ये बहुत संजीदगी का प्रकरण है, इसमें जो है कि सरकार को जांच करनी चाहिए। तो मैं लौटता, प्रतिमा जी भी उंगली उठा रही हैं और कुछ कहना चाह रही हैं प्रतिमा जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर उत्तराखंड की डेमोग्राफिक चेंज की साजिश हो रही है तो क्या कांग्रेस इस साजिश के खिलाफ है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, मैं कई बार बोल चुकी हूँ डिबेट्स में भी कि हम हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं, और जहां पर भी चाहे प्रदेश हो या देश हो, वहां की सुरक्षा का मुद्दा है, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये सदैव कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आप ये कह देंगे कि मंशा क्या थी, किस मंशे से जमीन दी गई। भाई मंशा ये थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जोशी को भी पता है कि सरकारें जो है रियायती दरों पर जमीनें देती है, क्योंकि शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रदेश सरकार की, ये संविधान में भी निहित है। तो मुझे लगता है कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राजस्व विभाग जो है, राजस्व विभाग के पास पूरा डेटा अवेलेबल होता है, नाली से लेकर के, जंगल से लेकर के हर जमीन का डेटा होता है, किसने ट्रांसफर की है, किसको ट्रांसफर की है, कौन क्या कर रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर धामी जी मंचों से इस तरीके की बातें करेंगे, जांच बिठानी होगी, डेमोग्राफी चेंज का प्रयास हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो खुद सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8.5 सालों से है। क्योंकि जितनी भी आपने क्रिया, जो भी एक एक्टिविटी जो हुई है, इनको बेचना, उनको बेचना, यहाँ करना, वो करना, लैंड यूज चेंज करना, तो ये 2022 के बाद के प्रकरण है। और 2022 से तो वो लोग सत्ता में बैठे हैं जो आज डेमोग्राफिक चेंज का नाटक कर रहे हैं। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं प्रदेश, तो आप सरेंडर कर दीजिए ना। वैसे भी ऊपर से नीचे तक आपकी आदत है सरेंडर करने की, भाजपा के नेताओं की। आप सरेंडर कर दीजिए, कह दीजिए प्रदेश की जनता से कि ये सत्ता हमसे संभल नहीं रही है, और आप कांग्रेस पार्टी को सौंप दीजिए ना सत्ता, हम संभाल लेंगे, हम देखेंगे कहाँ क्या डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कहाँ क्या कौन क्या कर रहा है। लेकिन इस तरीके की बातें सत्ता में होकर, वो भी मुख्यमंत्री पद पर बैठ के, आप करिए जांच, आप निकालिए राजस्व विभाग का जितना भी डेटा है, उसको देखिए कौन सी जमीन किसने ली, किसको दी, किस पर्पस। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, ये जो 142 के तहत जो कन्वर्जन होता था कि अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड का कमर्शियल यूज करना है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये किसने खत्म किया? भाजपा के प्रवक्ता बैठे बता दें, धामी जी ने खत्म किया। धामी जी ने कहा कि भाई, एक तो कहा कि भाई यूज की कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप बड़े बड़े बिल्डर्स को दे दीजिए, अपनी बड़े बड़े लोगों को दे दीजिए जिनको कोई भी प्रोजेक्ट लगाने हैं, कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया कि अगर आप, पहले क्या होता था कि अगर आप जिस पर्पस के लिए लैंड ले रहे हैं, अगर वो पर्पस आप अगले एक लिमिटेड टाइम में नहीं स्टिपुलेटेड टाइम में करते हैं कंप्लीट उसको, तो वो लैंड सरकार को
निहित हो जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने फिर चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, ये तो होना चाहिए जिस मकसद से आप सरकार से आप कोई जमीन लेते हैं और एक टाइम फ्रेम में अगर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो सरकार को तो निहित कर लेना चाहिए। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उस पर, जोशी जी जल्दी से। नहीं, पहली बात तो ये मैं ये बताऊं कि अभी जो जमीन है जिन पर्पज से लोगों को दी गई थी, उन लोगों ने अगर उस पर्पज को पूरा नहीं किया तो सारी जमीनें सरकार ने निहित कर ली हैं, चाहे वो सिटकुल का रुद्रपुर का मामला हो, बीएचएल हरिद्वार का मामला हो, सेलाकुई का मामला हो, सारी जमीनें निहित हो चुकी हैं। पहले तो आपकी जानकारी में मैं ये ले आऊं। दूसरी जहां तक 143 का सवाल है, जहां तक 143 का सवाल है, देखिए अब ऐसा है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की जमीनें हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उनके 143 के रूल्स को खत्म भी कर दिया गया है। साथ ही जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेचने की भी आप परमिशन नहीं है, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता है, उसको तो आपसी में जो मूल निवासी वहां का वही खरीदेगा, बाहर के लोगों के लिए वो बिक्री नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, तीसरा विषय जो इसमें आ रहा है, जो जिस प्रकरण की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस प्रकरण में क्या है कि किसी एजुकेशनल संस्था को आपने जो जमीन दे रखी है, वो जमीन इसलिए दे रखी है कि भाई आप वहां पर कोई एजुकेशनल सोसाइटी बनाओ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी खड़ी ये हो रही है कि भाई इस तरह की जो एजुकेशनल सोसाइटी बनती है या बनी है, जिसके देश में कई ऐसे प्रमाण भी सामने आ गए हैं, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी चीज है कि सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी बगल में है, तो आर्मी को मद्देनजर रखते हुए वो लैंड जो शिक्षण संस्था के लिए दी गई है वो एक बड़ा ऑब्जेक्शन है, नंबर 1। और साथ ही साथ जो है कि जिस ट्रस्ट को वो जमीन दी गई है वो नहीं, जोशी जी इस ट्रस्ट से जमीन वापस क्यों नहीं ले ली जा रही है? अब सवाल तो यही है कि भाई सुरक्षा के लिए खतरनाक है, जिस पर्पस से जमीन एनडी तिवारी सरकार ने दी थी वो पर्पस भी पूरा नहीं हुआ, करीब 22 साल बीत गए, तो ये जमीन वापस क्यों नहीं ले रही है सरकार? जोशी जल्दी से लेगी ना वापस। देखिए सुनिए, हम इस देश में जो प्रजातांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था से तो काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ठीक है तौर पे कह ठीक है। प्रतिमा जी बहुत देर से उंगली खड़ी कर रही है, जल्दी से प्रतिमा जी, उसके बाद में हमारे साथ बड़ी हंसी आती है मुझे जब भाजपा के प्रवक्ता या नेता संवैधानिक और जो है लोकतंत्र और जनतंत्र की बात करते हैं। मैं बताऊं ये क्यों नहीं वापस ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की सरकार, देखिए अगर आप शासनादेश देखेंगे, आप ऑर्डर देखेंगे, हर सरकार ने जिस तरीके से लैंड लॉस को बदलने का कार्य किया, अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सरकार ही कहीं ना कहीं जो है संलिप्त है इस मामले में। आपको पता है चुनाव आ रहे हैं, और जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नजरों के सामने और कुछ नहीं होता, क्योंकि विकास के नाम पे तो नील बटे सन्नाटा है। तो इसी तरीके की बातें करके जनता को गुमराह करने का जोशी जी को जवाब देना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं समूह काश्मीर साहब, रावत जी के वक्त में जो ठीक है प्रतिमा जी मैं लौटता हूं बदल दीजिए, जमीन वापस प्रतिमा जी मैं लौटता हूं। जोशी जी मैं आपको काउंटर करने का वक्त दूंगा, लेकिन उससे पहले समूह काश्मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। समूह काश्मीर साहब, एक ट्रस्ट को जमीन दी जाती है करीब 2 दशक पहले, और वो ट्रस्ट अब जमीन को बेच रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी देकर किसी को, और बेच रहा है किसी एक खास समुदाय को। क्या साजिश आपको दिखाई देती है सबुन साहब? देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रथम दृष्टिया ये मालूम होता है कि मुसलमानों के साथ जिस तरह से उनके नाम पे चंदे तो किए जाते हैं और ट्रस्ट बनाए जाते हैं, मगर उन्हें कभी भी उनका उत्थान नहीं किया। यही कांग्रेस का 60 साल का कार्यकाल है कि उन्हें मीडिएटरों के जरिए से वोट बैंक बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, अगर आज मेन स्ट्रीम से आप बात सुन लीजिए, आप इन्हें खामोश करिए जरा, इन्हें जरा खामोश। प्रतिमा जी थोड़ा धैर्य रखिए ना। प्रतिमा जी समूह काश्मीर को मैंने सबसे आखिर में वक्त दिया, समूह काश्मीर को मैंने सबसे आखिर में वक्त दिया। प्रतिमा जी थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। समूह साहब कहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता बन के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे। मैं अपनी बहन का बहुत एहतराम करता हूं, मैं महिलाओं से बहुत सभ्यता से बात करता हूं, इन्हें ये भी सभ्यता में रहें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जिस पर्पस के लिए जमीन खरीदी गई वो पर्पस क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। और जो ये कह रही हैं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बगैर किसी भेदभाव के, मैं ये कह सकता हूं कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने बगैर भेदभाव के मुसलमानों का कल्याण किया है, सारी योजनाओं में शामिल किया है। पुष्कर सिंह धामी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मुसलमान
ही नहीं, तमाम माइनॉरिटीज के फलाह के लिए, उनके कल्याण के लिए काम किया। अभी प्राधिकरण बना करके जहां मुसलमानों को फायदा होता था वह 6 माइनॉरिटीज उसमें शामिल होंगी। अब जैसे जैसे मुसलमान वोट बैंक की धारणा से बाहर आ रहा है, इन्हें परेशानी हो रही है, इन्हें परेशानी हो रही है। आप प्रतिमा जी आप जमीन देना कांग्रेस पार्टी की भूल थी? बताइए, अब आपको लग रहा है कि आप अधिकार देना क्या कांग्रेस की भूल थी? आप जवाब दीजिए। कुंदन जी, ये कांग्रेस की भूल थी? कुंदन जी, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को शिक्षा का अधिकार देना क्या कांग्रेस की भूल थी? प्रतिमा जी, समून काश्मीर तो कह नहीं रहे कि भाई कांग्रेस की गलती थी, लेकिन अगर सरकारों ने, आपकी कांग्रेस की सरकार बाद में भी रही, अगर सरकारों ने ये तय देखा होता कि भाई जिस पर्पज से जमीन 20 एकड़ जमीन दी गई किसी ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट ने काम किया या नहीं किया, ये बहुत जरूरी था। काश्मीर साहब खत्म कीजिए अपनी बात प्लीज। कुंदन जी, इनसे इतना पूछिए कि 60 साल का कार्यकाल में कितने दंगे और फसाद हुए इनके दौर के अंदर, और उसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हिंदुओं का भी हुआ, मुसलमानों का भी हुआ। आज की सरकार दंगा मुक्त है, आज मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है, तो इन्हें परेशानी हो रही है। और इनके अंदर इन्हें सुनने का, इनकी हताशा ये है कि इन्हें सुनने की आदत नहीं है। इस बात को आप बताइए। आपको चलिए, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। धोखा कर रहे हैं आप, कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देहरादून में जो साजिश की बात कही जा रही है, उस साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच होगी, और अगर कोई साजिश है और इसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसे उसके अंजाम तक धामी सरकार पहुंचाएगी। ये सुनिश्चित करने की बात धामी सरकार कर रही है, और खुद मुख्यमंत्री धामी ने इस पर बयान दिया। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और